एंजाइटी एंड टेंशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, अच्छे मार्क्स लाने का तनाव है ना, अच्छे परफॉर्म करने का टेंशन बना रहता है। कितने बच्चों को तनाव होता है? तनाव के पहले सिम्टम्स क्या हैं जानते हो? तनाव के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब बच्चा पढ़ाई से जी चुराने लगे, अथवा उसे भूख नहीं लगती है, खाने में रुचि नहीं आ रही है, अथवा एग्जाम हॉल में जाने के पहले ही वो सब भूल जाता है। भूल जाते हैं ना? अच्छा, ऐसा अथवा ऐसा लगता है कि पेपर ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, एग्जाम ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, मजा आ जाता। अथवा पेपर पढ़ के, क्वेश्चन पेपर पढ़ के सिर चकराने लगता है, लगने लगता है। अथवा बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। हाँ हाँ, अथवा नींद ही नहीं आती है। ये है ना पॉइंट्स, नींद ही नहीं आती है। अथवा पापा क्या बोलेंगे, मम्मा क्या बोलेंगी, हाँ, क्लास के बच्चे क्या बोलेंगे। यदि ये सारे विचार आ रहे हैं आपके मन में, तो समझना आपके भीतर जो है एंजाइटी, फियर और टेंशन पैदा हो रहा है अपने एग्जाम को लेकर, स्टडी को लेकर और मार्क्स को लेकर। तो सबसे पहले ये समझें कि वो टेंशन पैदा क्यों होता है। बता सकते हैं कोई? टेंशन होता है, क्यों पैदा हो रहा है टेंशन एग्जाम की? जब हमारी पूरी तैयारी ना हो। अच्छा, जब स्टडी पूरी ना हो, तैयारी नहीं हो, तब टेंशन होता है, एक हाँ। रीजन। और दूसरा कारण कौन सा है? हाँ बताओ, खड़े करके बोलना है। हाँ, माइक लेके, माइक से बोलना, कॉर्डलेस से बोलना। नमस्ते महाराज जी। जब हाई एक्सपेक्टेशंस रहते हैं मम्मी पापा से, जैसे कि अच्छा, मम्मा पापा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, ज्यादा मार्क्स लाने के। जैसे कि अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे ग्रेड्स लाने, ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छा, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो अच्छे टॉप रैंक में आना है, 99% आना है। हाँ। अच्छा, जब अच्छे मार्क्स लाने का दबाव होता है तो टेंशन हो जाता है। मम्मी पापा का ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे रहता है तो टेंशन हो जाता है। और कौन सा है? स्टडी पूरी नहीं हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो टेंशन होता है। और कौन सा रीजन है? हाँ बताओ। नहीं, बच्चों से बोलना है। और कौन, कब कब टेंशन आता है आप लोगों को एग्जाम में? हाँ बोलो, जैसे खड़े होकर के बोलना। हाँ, कॉर्डलेस दे दो, रेखा कॉर्डलेस है। हाँ माजी, जैसे एग्जाम के पहले ना मतलब मैं ऐसा उससे पूछता हूँ मेरी बहन से कि तेरा कितना सिलेबस हो गया। अच्छा, वो बोलती अच्छा है बहन से पूछते तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया? वो बोलती है मेरे 2-3 रिवीजन हो गए। अच्छा, और वो बोलती है 3 रिवीजन हो गया। मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता। अच्छा, तो जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे स्टूडेंट से तो टेंशन होने लगता है। अब तो तुम तो 8th क्लास में हो, सिस्टर कौन सी क्लास में, बहन कौन सी क्लास में? 6th। तो 6th क्लास के बच्चे से कैसे कंपैरिजन होता है? हाँ माजी, 6th में भी उससे कम ही आते थे। जब मैं 6th में था तब उससे कम आते थे। अच्छा, तो टेंशन कब होता है? जब बच्चे कंपैरिजन करने लगते हैं, दूसरे बच्चों से बात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये तीसरा कारण। और भी कोई कारण है टेंशन होने का? बताइए बच्चों, बताओ और कौन, कब कब टेंशन होता है आप लोगों को? टेंशन करने का ही नहीं, नहीं करने का नहीं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो टेंशन नहीं करता वो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेंशन तो हो जाता है ना? हाँ बताओगे? हाँ देखो, समझो इस बात को। यदि टेंशन, एंजाइटी को जीतना चाहते हो अपने एग्जाम के लेकर के, स्टडी को लेकर, मार्क्स को लेकर, तो पहले उसके रूट कॉज को समझो। सारे बच्चे अच्छे से समझो रूट कॉज क्या है। ये रूट कॉज समझ में आ गया तभी उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, उसे अवॉइड करके। बोलिए। जब कोई टॉपिक ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ के भी याद ही नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ आ ही नहीं रहा है और ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है, याद भी नहीं हो रहा है। अच्छा, डिफिकल्ट सब जब टॉपिक आ जाता है? नहीं, जब कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है कि बार बार पढ़ के भी नहीं आ पाता है, अगर सिंपल हो उसको बार बार पढ़ते तो याद भी नहीं हो पाता है। अच्छा, तो टेंशन होने लगता है। तो बहुत ज्यादा फोर्थ रीजन ये आ गया। और भी कोई रीजन है? हाँ, जो पेरेंट्स बताएंगे। आपके बच्चे को टेंशन कब होने लगता है?
बता सकते हो? अरे अपने बच्चे को पालते हो ना, बच्चे कब घबराने लगते हैं? नहीं, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को टेंशन है। मेरे घर में ऐसा नहीं है भाई। नहीं, बच्चों को टेंशन कब होता है? महाराज जी मेरे घर माइक से, माइक से खड़े होकर बोलना है, माइक से। हाँ महाराज जी मम्मी मार्क्स ही नहीं पूछते कितने आ रहे हैं। मम्मी मार्क्स ही नहीं पूछती, तो तुमको ये टेंशन है मम्मी मार्क्स नहीं पूछती? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मम्मी नहीं पूछती है। महाराज जी इतनी पढ़ के एग्जाम दे उसके बाद मार्क्स ही नहीं पूछ रहे। अच्छा। और बताए तो बोलते ठीक है, हाँ बताते तो इग्नोर मार देते। अच्छा, इग्नोर कर देते हैं बच्चे। हाँ, कि पेरेंट्स की कमी है, वो मोटिवेट नहीं करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा रीजन है ये भी। हाँ अच्छा, पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि लैक ऑफ पेरेंटिंग है, लैक ऑफ टाइमिंग है। क्या है, बच्चों के टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक ही रीजन, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, और कोई रीजन है इसके अलावा? माइक लेकर बोलना। हाँ कौन है? नमस्ते मैडम। मासी, जब पहले तो कितना भी अपन बोलते हैं पढ़ लो, तो वो मतलब उनको लगता है कि अभी टाइम है कि हम पढ़ लेंगे, बट जिस दिन एग्जाम, अब पता है कि अब कल तो एग्जाम है ही, तो फिर वो रात भर जग रहे हैं और फिर मतलब जगा भी रहे हैं साथ में, सुबह फिर जल्दी से उठ जाते हैं, 4 बजे का अलार्म भर दो, और तो वो अपने आप उनको इतनी टेंशन होने लगती है कि मतलब अब तो एग्जाम आ गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छा अच्छा, जब टाल मटोल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को, लास्ट मोमेंट का इंतजार करते, फिर बाद में टेंशन होने लगती है बच्चे, है ना? खुद को टेंशन तो बच्चे को तभी होती अच्छा, है। पेरेंट्स को भी टेंशन, बच्चे को भी टेंशन होने लगती है। चलो तो अपन नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बच्चों, भैया हाँ हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज जी। बच्चों में महाराज जी एक बात और देखी है कि बच्चे ना, अगर बच्चों से ये कहा जाए कि देखो बेटा उसके इतने परसेंटेज आए हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए, तो बच्चे ये बोलते हैं कि हर बच्चा एक सा नहीं होता है। मैडम बच्चे बड़े समझदार है, पेरेंट्स समझदार नहीं है। बच्चा कह रहा है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबका टैलेंट एक जैसा नहीं होता है। हाँ, वो यही बोलते टीचर ने यही पढ़ाया है कि सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे बच्चे एक से नहीं होते। अपन अब समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन को यदि जीतना चाहते हो, उस एंजाइटी लेवल से ऊपर उठना चाहते हो, बच्चों इधर ध्यान से सुनो, अभी हमारी बात सुनो। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, स्टडी फॉर द नॉलेज, नॉट स्टडी फॉर द मार्क्स। पहला एक रूल बनाओ अपनी लाइफ में, मार्क्स के लिए कभी स्टडी नहीं की जानी चाहिए, नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम में मुझे 100%, 99% लाना है, ये टारगेट रख करके कभी स्टडी नहीं करना चाहिए। मुझे अपना अच्छे से अच्छा आउट परफॉर्म देना है, बस यह लक्ष्य रख करके स्टडी करनी चाहिए। जब भी आप यह माइंड में बात लेकर के आओ कि मुझे 100% लाना है, IIT में क्रैक करना है, वहाँ एडमिशन होना है, वहाँ पे क्लास में फर्स्ट रैंक आना है, सेकंड रैंक आना है, नहीं है तो मम्मा क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या बोलेंगे, अन्य बच्चे क्या बोलेंगे, जब भी ये वाली बात आ जाएगी, मार्क्स की, एग्जाम की, आउट परफॉर्म करने की, दूसरों से ऊपर उठने की, तो हमेशा टेंशन होगा। इस बात को ध्यान रखें। आपको पढ़ना किस लिए है? नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। अब आप कहोगे कि महाराज जी मार्क्स ना आए, पेरेंट्स कहेंगे यदि मार्क्स ना आए तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छी कॉलेज में, है ना? क्वेश्चन क्या होता है पेरेंट्स का? यदि उसके अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कारण पढ़ाई किस लिए करना चाहिए? अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं। जो बच्चा अच्छे नॉलेज को पाने के लिए पढ़ाई करता है, मार्क्स अपने आप उसके अच्छे आ ही जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और नॉलेज के लिए जो पढ़ाई होती है वो हमेशा कंसेप्ट को समझ करके पढ़ाई होती है, फंडामेंटल्स को समझ करके स्टडी होती है। वहां रटने वाली बात नहीं होती है, वहां गहराई तक उतर करके समझने वाली बात होती है। तो रूल हमेशा याद रखना है, रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। यदि इस कंसेप्ट को अपने मन में अच्छे से समझ करके ला लोगे तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी।
दूसरा पॉइंट आया था जब आप अन्य बच्चों से पूछने लगते हो, जैसे जयेश ने कहा था मैं अपनी बहन से पूछता हूं तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया, है ना, तो टेंशन होने लगता है। तो नेवर कंपेयर अदर स्टूडेंट्स, कंपेयर बिल्कुल नहीं करो, दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करो। क्यों? अच्छा आपका हाथ दिखा, अपना हाथ दिखाओ सब लोग, रेज योर हैंड। हाँ, फिंगर्स कितनी है बच्चे बताओ? 5। दोनों हैंड रेस करो, कितनी फिंगर हो गई? 10। कितने बच्चों की फिंगर दूसरी फिंगर से मैच कर रही है? लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से मैच करती है, रिंग फिंगर से मैच करती है, मिडिल फिंगर से मैच करती है, थंब से मैच करती है। अच्छा ये फिंगर मैच कर रही है दोनों? अच्छा फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं? इसका फिंगरप्रिंट्स अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा? आप ही की फिंगर्स है किसी और की है? हाँ, सारे इंप्रेशन अलग ही रहेंगे, सारे फिंगरप्रिंट्स के अलग रहते हैं, तो मैच नहीं करेंगे। नहीं ये तो मैच करना चाहिए, दोनों इंडेक्स फिंगर नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैच करती? क्या रहता? अलग रहते। जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कैसे मैच कर सकता है लाइफ में? कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आपको, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। क्यों कीर्ति जी इधर खड़े हो ना। 2000 का नोट किसके पास है? किसी के पास है अभी पॉकेट में 2000 का नोट है? अच्छा 500 का नोट है? हाँ तो 500 का नोट दिखाना। वॉलेट में किसी के पास 500 का नोट है? अरे दिखाओ तो सही। हाँ दिखाना दिखाना। हाँ हाँ, कितने बच्चों को 500 का नोट चाहिए? हाथ खड़े करें। नहीं आज गिफ्ट देंगे कीर्ति दी अंकल। हाँ हाँ गिफ्ट मिलेगा आज बच्चे को। हाथ खड़े कर, कितने को चाहिए? गिफ्ट मिलेगा आज, जो हाथ खड़े करके उसको मिल जाएगा उसको सब। नहीं हम ये बता रहे हैं, बहुत अच्छे प्रिंट करना। अच्छा इसको फोल्ड करो और फोल्ड करो और फोल्ड करो, 4 फोल्ड करो और फोल्ड करो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो, एक फोल्ड और करो और फोल्ड कर दो और फोल्ड कर दो, पुड़िया बना दो एकदम, मोड़ दो। अब कितने बच्चों को चाहिए? अच्छा अब इसको मिट्टी में फेंक दो, इसको फेंको इसको। हाँ हाँ वो नारियल से दबा दो, इसका मोड़ गुड़ी मुड़ी कर दो, एकदम कचरा कर दो उसका। कितने बच्चों को चाहिए 500 का नोट? अच्छा एक बात बताना, जब फ्रेश था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? जब उन्होंने फोल्ड कर दिया उसकी वैल्यू कितनी? जब उसमें मिट्टी में मिला देंगे, कीचड़ में मिला देंगे, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? जूतों से मसल दिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? क्यों वैल्यू कम क्यों नहीं हुई? हाँ पानी में भिगो दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? नहीं पानी में गीला हो जाएगा तो 0 नहीं, तो भी 500 रहेगी उसकी वैल्यू। सुखा करके थोड़ा सा वो फट जाए मान लीजिए साइड से टेप से चिपका दे तो कितनी वैल्यू रहेगी? तो भी 500 रहेगी। कुछ समझ में आया? तो जो बच्चा 100% ला रहा है, जो बच्चा 90 ला रहा है, जो बच्चा 80 ला रहा है, जो बच्चा 60 ला रहा है, तो हमेशा उसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी जितनी थी पहले से। वैल्यू कभी कम नहीं होती है। कुछ समझ में आ रही बात हमारी? नहीं आ रही बात समझ में? तो बच्चा यदि 100 में से 100 मार्क्स भी लाए तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। 80% भी लाए तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपको टेंशन हो रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो बच्चों लोगों, ध्यान से सुनो। मार्क्स कम आ रहे हैं और टेंशन हो रहा है तो कई बच्चों के मन में ये भी बात आ जाती है, मैं भाग जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, हाँ जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बात आने लगती है ना? आने लगती है? आने लगती है ना? अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं क्लास में सबसे डफर स्टूडेंट हूं, मैं बहुत इंफीरियर हूं, तो भी समझना आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। आपके पेरेंट्स के लिए आप उतने ही वैल्यूएबल हो।
100% लाओगे तो भी उतने ही वैल्यूएबल हो, 90 भी लाओगे, 80 भी लाओगे, 70, 60, 50, इवन 30% भी लाओगे तो भी वैल्यू उतनी ही रहेगी आपकी। जैसे वो नोट एकदम पानी में भी गिर जाए तो उसकी वैल्यू 500 ही रहती है ना, कि नहीं रहेगी? ऐसे ही यदि लाइफ में, सुनो ध्यान से बच्चों, क्लास में फाइनल एग्जाम में आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं, मन में तरह तरह के इधर उधर के विचार नहीं लाना, इन्फीरियरिटी की भावना नहीं लाना, आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। समझ में आ रही है हमारी बात? तो क्या हुआ, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, दूसरों बच्चों से कंपैरिजन नहीं करना है। ये बातें मम्मी पापा को बताएं अच्छा, पेरेंट्स को बताएं कि दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, खड़े होकर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। जब हम अब कंपैरिजन नहीं करना है तो ठीक है, पर मम्मी पापा इनडायरेक्टली भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हाँ, जब हमारे से बड़े कोई दीदी भैया हो, हाँ, वो अच्छे मार्क्स लाए, हाँ, तो वो बोलते हैं कि देखो उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए एंड ऑल। और जब हम बोलते हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो बोलते हैं हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम आपको मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं। तो वो हमें इनडायरेक्टली कंपैरिजन लगता है और हमें अच्छा, इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर लगता है। हाँ, वो बोलते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपैरिजन होता है, पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोटिवेशन होता है। हाँ, अच्छा, और वो भी एक कारण टेंशन का बन अच्छा, वो भी एक कारण टेंशन का हो जाता है एग्जाम में देखो भाई, पेरेंट्स की शिकायत आ रही है देखो, उनको ऐसा ना कहा जाए कि उस भाई ने, उस बेटी ने, उस दीदी ने, पापा की, बुआ की लड़की ने, मामा की लड़की ने, ताऊ की लड़की ने इतना मसला है, उससे एडवांटेज बताया जाए, यदि इतने आएंगे तो आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट रहेंगे। सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, अब जीवन में कभी भी एग्जाम से, परीक्षा से घबराना नहीं। हमारा पूरा जीवन एक तरीके से एक परीक्षा का हॉल ही होता है। अभी तो आप स्टूडेंट्स हो, जब आप लाइफ में बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, कॉलेज से बाहर निकल जाओगे, उस समय जब आप जॉब करने लगोगे, उस समय जब आप अपने घर में रहने लगोगे, उस समय जब बिजनेस करने लगोगे, उस समय जब लाइफ में सेटल हो जाओगे, उस समय कदम कदम पर, भिन्न भिन्न मोड़ पर न जाने कितने प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। तो यह सोचना, अभी स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जो हमारी एग्ज़ाम आ रही हैं, वो एक बहुत अच्छा लर्निंग फेस है। आज हम एग्ज़ाम में अच्छे से निडर होकर के पढ़ेंगे तो भविष्य की अन्य परीक्षाओं को बहुत अच्छे से हम फेस कर पाएंगे। स्कूल में तो आपका सिलेबस निश्चित होता है, क्वेश्चन आपको पता रहते किस टाइप के आएंगे, लेकिन रियल लाइफ में कोई सिलेबस नहीं होता है। रियल लाइफ के कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं पता रहते हैं, है ना? आपके पापा की लाइफ में, मम्मी की लाइफ में प्रॉब्लम आते कि नहीं, परेशानी आती ही नहीं है, तो उनके जीवन में भी परीक्षा उन्हें देना पड़ता है। तो जो बच्चा अभी परीक्षा देना अच्छे से सीख लेता है, जो परीक्षाओं से नहीं घबराता है, वह जिंदगी की परीक्षाओं में भी हमेशा डटा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इस बात को याद रखना। तो आपको एग्जाम से कोई टेंशन नहीं लेना है, और यह सोच करके नहीं पढ़ना कितने परसेंट आए, कभी भी परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। मुझे दुनिया में अपने आप को साबित करना है, इसलिए नहीं पढ़ना है, मुझे सीखने के लिए, नॉलेज पाने के लिए पढ़ना है। यदि यह सोच करके पढ़ोगे तो कभी टेंशन नहीं आएगा। तीसरी बात, यदि आपके अच्छे परसेंट न भी हैं तो भी घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, ऐसा वैसा कदम उठाने की बात बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू उस समय भी नहीं घटेगी। पेरेंट्स के लिए आप उस समय भी उतने ही वैल्यूएबल रहोगे। तो कभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं लाना है। आजकल बहुत सारे बच्चे जब 10th क्लास में, 11th 12th में अच्छे से परसेंटेज नहीं ला पाते हैं, IIT में क्रैक नहीं कर पाते हैं, MBBS PPMT में अच्छे से
मार्क्स नहीं लाते हैं तो कौन सा विचार आने लगता है उनके मन में? इससे अच्छा तो सुसाइड कर लो। यदि ऐसे नेगेटिव फीलिंग आने लगे तो उस समय क्या सोचना? मेरा जीवन मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, आज भी वो उतने ही चाहते हैं, वो मुझे अपने लिए चाहते हैं, मेरे मार्क्स के लिए नहीं चाहते हैं। समझ में आ रही बात? चौथी बात, यदि परसेंटेज ना भी आए, मान लीजिए आप 80% ही ला रहे हैं, नहीं आ रहे आपके 97, 98, तो भी घबराना नहीं। लाइफ में सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड अथवा मेडिकल फील्ड ही सब कुछ नहीं होती है, बहुत सारे ऑप्शन आज वर्तमान में अवेलेबल हैं। इंजीनियर जितना अर्न नहीं करता है, एक प्लेन जो ग्रेजुएट होता है बीकॉम बीए वाला, वो उससे ज़्यादा अर्न करने लगा है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में वो अर्न करने लगा है, ब्लॉगिंग लिख करके है, और वो अकाउंट्स के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगा है, वो बिजनेस के फील्ड में बहुत सारे अच्छे से परफॉर्म करने लगा है, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगा है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे से करने लगा है। तो आज आपकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मात्र इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल लाइन अथवा सीए लाइन ही ऐसा नहीं समझना कि बस यही 3 ऑप्शंस हैं। यदि हम इन 3 ऑप्शन में अच्छे से नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल ये फीलिंग नहीं लाना। क्या सोचना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और हर एक के जीवन में ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो टेंशन नहीं करना। एक पॉइंट आया था, टेंशन क्यों होता है? स्टडी पूरी नहीं हो पाती, सिलेबस कंप्लीट पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ेगा? पंक्चुअलिटी रखते हुए समय समय से अपने सब्जेक्ट्स, अपने टॉपिक्स, एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करते चले जाना है। प्रोक्रास्ट ज़्यादा नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा नहीं लाना है। पोस्टपोन करने की जो आदत है ना आपकी, टालम टोल करने की, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, एग्ज़ाम में तो 6 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी है, अभी से क्या करना? अभी तो मैं खेल लेता हूँ, अभी क्रिकेट खेलने जाता हूँ, फिर फुटबॉल खेलने चले जाऊँगा, फिर हॉकी खेलने चले जाऊँगा, फिर जिम्नास्टिक करने चले जाऊँगा, फिर कहाँ चले जाऊँगा, मूवी देखने चले जाऊँगा। थोड़ी सी जो हैबिट है ना बच्चों की, टालने वाली हैबिट, उसे बदलना होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अब एक और बात को लेकर के टेंशन हो जाता है, जिसका फिजिकल स्टेमिना वीक होता है, जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। तो एक पॉइंट और समझे, क्या करना है? हेल्दी फूड खाना सीखो। टाइम टू टाइम भोजन करना सीखो। फाइब्रस फूड जो है अपनी डाइट में सम्मिलित करना सीखो। मॉर्निंग में उठ करके सभी बच्चे कम से कम 5 बादाम खाना सीखें। हाँ, मॉर्निंग में उठ के 5 बादाम खाना सबको, बिल्कुल सबको। और फूड जो है हाइजीनिक फूड खाना सीखे। अनहाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है, अनहाइजीनिक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अनहाइजीनिक फूड कौन सा होता है? अनहाइजीनिक फूड कौन सा होता है पता है आप लोगों को? जिसमें प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं। अच्छा, कितने बच्चे अपने घर में बासी रोटी खाते हैं? बासी रोटी खाते हैं? 3 दिन पुरानी रोटी खाते हैं? नहीं खाते। अच्छा, 3 दिन पुराने पराठे खाते हो? नहीं खाते। अच्छा, बिस्किट कितनी पुरानी रहती? ब्रेड कितनी पुरानी रहती? पाव कितनी पुरानी रहती? बिस्किट कहाँ? तो वो बासा क्यों खाते हो? यदि आप कह रहे हो कि वो तो फ्रेश बना रहता है, तो समझना उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जो आपकी बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल रहते हैं। तो हाइजीनिक फूड और फ्रेश फूड खाने की आदत डालो। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का, स्लीप अच्छी होना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। पेरेंट्स लोग ध्यान दें, ज़्यादा पढ़ाई मत कराओ। अभी आईएएस की पढ़ाई नहीं कर रहे आपके बच्चे कि आपको 14 आवर्स पढ़ाने में लगे हों, 18 आवर्स पढ़ाने लगे हैं। क्योंकि टेंशन कब होता है? एक तो दूसरी जो कारण अपने गिने, और एक फिजिकल इलनेस आदि भी जब हो जाती है, फिटनेस प्रॉपर नहीं रहती है। तो जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी,
तो आप फ्रेश माइंड से स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। कुछ अच्छा सीखने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए हमारा माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, और माइंड फ्रेश तब रहता है जब नींद पूरी होती है। तो नींद अच्छे से लेना सीखो। अब बच्चे, आप लोग अभी ग्रोइंग फेज में हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। अब सब बच्चों ने फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ दी है, सब खेलते तो हैं लेकिन मोबाइल में खेलते हैं। हाँ हाँ, तो मोबाइल में गेम्स नहीं खेलना है, ग्राउंड में जाकर के गेम्स खेलना है। फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। जो बच्चा एक्सरसाइज रेगुलर करता है उसकी बॉडी फिट रहती है। और मेंटल फिटनेस के लिए, ध्यान से सुने हमारी बात, मेंटल फिटनेस के लिए डेली सवेरे थोड़ा सा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग लेकर के 9 टाइम्स ओम की चैंटिंग करना है। ओम, गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करना है। इससे क्या है, आपके जो ब्रेन्स में है ऑक्सीजन सप्लाई लेवल बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे हैं। जब गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करोगे तो ब्रेन जो सिस्टम है, उसमें जो नर्वस सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है। तो जितनी अधिक ऑक्सीजन और जितना ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलेगा, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव रहेगा, उतना ही शार्प आपकी मेमोरी बनेगी। तो वो ब्रेन एक्टिव कैसे बनेगा, जब फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन उसे मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, तो आप जितना अच्छे से प्राणायाम करोगे और डीप ब्रीदिंग लेकर के ओम का गहरा उच्चारण करोगे, तो आपका ब्रेन जो है बहुत पावरफुल बनेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ क्या करना है आप लोगों को, प्राणायाम और ओम का उच्चारण करना है। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, सभी बच्चे लोग करेंगे, पक्का? अच्छा, हाँ, क्या क्वेश्चन है, बोलिए, खड़े होकर माइक से बोलना। हाँ हाँ, अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ाई करते बैठते बोलते दिन में पढ़ाई करते रहते हो। अच्छा, और एग्जाम हो गई, मार्क्स बताने गए तो कुछ भाव भी नहीं देंगे हमको। अच्छा, आपकी शिकायत है कि पेरेंट्स को भाव ही नहीं देते आपको। अब हम आपके पेरेंट्स को देखते हैं, वो भाव देना सीखे थोड़ा सा आपको। पहले बोलेंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई माइक करो। ऊपर करके बोलो। हाँ, हमारे जी पहले बोलते कि पढ़ाई करा करो, हाँ। जैसे मार्क्स आते उसके बाद बोलते पढ़ाई क्यों करना है। अच्छा अच्छा, पीटीएम में नहीं पीटीएम जाते? तो कभी नहीं जाते, कभी नहीं। चलो, अच्छा चलो ठीक है, एक अगला पढ़े। अब हम पेरेंट्स को समझाएंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर करें। यदि आपको एग्जाम का टेंशन हो रहा है, स्टडी का टेंशन हो रहा है, ध्यान से सुनो, तो फैमिली मेंबर से आप शेयर करना सीखें, उनके साथ थोड़ा समय बिताना सीखें। थोड़ा एंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है। जब आपस में आप समय दोगे एक दूसरे के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट एक अगला पॉइंट है, हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद लो। जो बच्चा गुरुओं का आशीर्वाद लेता है बहुत अच्छे से, अथवा गुरु नहीं है, तो जो बच्चा मॉर्निंग में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के शुरुआत करता है, तो वो बहुत अच्छे से गेन करता है। तो पॉजिटिव एनर्जी जानते हैं आपको कहां से मिलेगी, पता है? भगवान के चरणों को जो बच्चा छुएगा, सिर्फ छू लेगा, भगवान की जो मूर्ति होती है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है। तो आपको क्या करना है, भगवान के चरणों को सिर्फ 1 मिनट छू करके आ जाना, कुछ नहीं, ज्यादा पूजा नहीं करना, तो छू करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आ जाना और गंदोदक लगाना। और जो गर्ल्स है वो भगवान का गंदोदक लगाएंगे, तो उससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। हाँ तो ठीक है, आप तो देख लिए, कोई बात नहीं है। कोशिश करना कि आप भगवान के चरणों को डेली छू सके बच्चे लोग। यदि बहुत ज्यादा जल्दी स्कूल है, नहीं छू पा रहे हो, तो कम से कम प्रभु के दर्शन अवश्य करना। सबसे पहले जितना जल्दी हो करके, इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में दर्शन करना।
नेक्स्ट पॉइंट, आप पढ़ने का टाइम कौन सा चुनते हैं? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे ज्यादा ग्रास तब होता है जब हमारी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा अधिक होती है। हाँ बताइए, सुना? जब सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी होती है उस समय ग्रास्पिंग पावर सबसे अच्छा होता है। उस पीरियड में यदि आपकी स्टडी होगी तो कम टाइम में आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। जब थके होंगे तब ग्रास्पिंग पावर ज्यादा रहेगा? नहीं। कब होता है? जब सो करके मॉर्निंग में उठते हो उस समय एनर्जी लेवल सबसे अधिक होता है। सुनना ध्यान से। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मुनि महाराज है ना, सवेरे भी उठ करके ध्यान करते हैं, दोपहर को भी ध्यान करते हैं और शाम के समय भी ध्यान करते हैं। तो जो सवेरे समय जो ध्यान किया जाता है उस समय उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। उस समय जो है चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं। हर व्यक्ति उस समय अच्छा ही सोचता है। हर व्यक्ति उस समय आपकी सराउंडिंग में भगवान का नाम लेता है। हर व्यक्ति उस समय पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। जो एयर होती है वो फ्रेश होती है। तो उस पीरियड में यदि आप पढ़ोगे तो आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा रहेगा, लर्निंग कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। मॉर्निंग में 2 आवर्स का जो आउटपुट रहेगा, अदर टाइम में उसके लिए 3 आवर्स देना पड़ेगा आपको अप्रोक्सीमेटली। यानी पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? जब हमारी एनर्जी लेवल सबसे अधिक हो। हाँ हाँ, दोपहर को जब भोजन करके सो जाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन होना नीचे हो जाता है। पढ़ने के लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर होना चाहिए। कभी भी इस बात को ध्यान रखें, भोजन करने के बाद कभी नहीं पढ़ना। क्यों? भोजन करने के बाद एकदम नींद आती है ना। क्यों नींद आती है हमको? इसलिए नींद आती है, जैसे ही पेट में भोजन गया तो भोजन को पचाने के लिए खून की जो मात्रा अधिक लगती है, ब्लड की मात्रा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एब्डोमेन में अधिक होने लगता है, माइंड से वो नीचे उतरने लगता है। तो थोड़ा सा लेजीनेस अपने को लगता है, नींद आने लगती है। तो भोजन करने के बाद कभी नहीं पढ़ना, थोड़ा टाइम गैप देना। और खासकर एग्जाम में हैवी फूड बिल्कुल नहीं खाना। जितना हैवी फूड खाओगे उसको पचाने के लिए उतनी ही ऑक्सीजन और उतना ही ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका मन कम लगेगा। तो थोड़ा सा लाइट फूड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चों की एनर्जी रात में भी रहती है, नहीं रहती? यदि रात में एनर्जी है तो पढ़ सकते, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग का जो है प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। कुछ सब्जेक्ट्स आपके बड़े डिफिकल्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं? मैथमेटिक्स, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी की बायोलॉजी। हाँ, आपकी एनर्जी लेवल सुनिए, जब सबसे अधिक हो उस समय सबसे टफ सब्जेक्ट पढ़ें ध्यान से। और जब एनर्जी लेवल एवरेज होने लगे उस समय जिसमें आपका थोड़ा सा मन अच्छा से लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ें। और पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहे। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इतने ही रखें पराग। ठीक है।